हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है इतिहास की, जिसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जहां से प्रश्न आपको परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अध्ययन की सुलभता के लिए इतिहास को विभिन्न कालों में बांटा गया है, जिनमें से आपका है एक पूर्व ऐतिहासिक काल। यह दोस्तों बात करें इसके बारे में, तो मानव इतिहास के प्रारंभ से लगभग 3000 ईसा पूर्व तक का काल जो ये माना जाता है पूर्व ऐतिहासिक काल। इसके अध्ययन के लिए अभी तक हमारे पास केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध हैं। क्या? केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध हैं। बात करें अगले काल की, तो ये आपका हो जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात करें तो ये 3000 ईसा पूर्व से 6600 ईस्वी तक का ये काल है, आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें बात करें तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनको जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है। सॉरी, जो आपका साहित्यिक वाला जो स्रोत है उसकी जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए पुरातात्विक स्रोतों का ही सिर्फ उपयोग हो पाता है इस काल में। अब बात करें तीसरा जो काल है, ये आपका ऐतिहासिक काल है। कौन सा? ऐतिहासिक काल है ये आपका। इसकी बात करें तो ये 600 ईस्वी के पश्चात का काल इसको माना जाता है। बात करें इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक और विदेशियों के विवरण भी मौजूद हैं। तो इसमें जो ऐतिहासिक काल है इसकी जो लिपि है उसको पढ़ लिया गया है। तो इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक और विदेशियों का जो विवरण है ये मौजूद है, जो कि 600 ईस्वी के पश्चात का काल ये माना जाता है ऐतिहासिक काल। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल। जी हाँ दोस्तों, पूर्व ऐतिहासिक काल जो है, जिसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, इसको भी 3 काल में विभक्त किया गया है अध्ययन की सुलभता के लिए। पहला है आपका पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है आपका नवपाषाण काल। दोस्तों, हमने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, उससे समझाने का आपको यहाँ से प्रयास किया है और हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। जैसे ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये शिकारी एवं खाद्य संग्राहक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो अपना भोजन प्राप्त करता था मानव, वो शिकार के माध्यम से यहाँ पे प्राप्त करता था। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न जो बन सकता है, ऊपर जैसे देख सकते हैं, तो आपसे यहाँ से बन सकता है कि आद्य ऐतिहासिक काल का जो वो है, कब से कब तक का ये माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है और पूछ सकता है कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध थे, लेकिन इसमें केवल पुरातात्विक स्रोतों का ही उपयोग हो पाता है। तो इस तरीका से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ऐतिहासिक काल का पूछ ले, कब से कब तक रहा और इसमें क्या क्या विवरण मौजूद थे, जिसके बारे में से काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप बता देंगे कि पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशीय स्रोत, तीनों स्रोत यहाँ पे मौजूद थे इस ऐतिहासिक काल के बारे में, जहां से विवरण मिलता है। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि बात करें पुरापाषाण काल की, तो ये आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक ये माना जाता है। तो इसका ये वर्ष पूछ लेगा। बात करें मध्यपाषाण काल की, तो ये आपका 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक। बात करें नवपाषाण काल की, तो ये आपका 6000 ईसा पूर्व के पश्चात का काल माना जाता है, नवपाषाण काल। तो और थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये पुरापाषाण काल जो है, जो आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का ये काल है, पुरापाषाण काल। इसको भी 3 कालों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं वो 3 काल, उनको देख लेते हैं। पहला है आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है उच्च पुरापाषाण काल। याद रखेंगे, पुरापाषाण काल को भी 3 कालों में विभक्त किया गया है। बात करें निम्न पुरापाषाण काल की, तो इसको सोहन संस्कृति की भी संज्ञा दी जाती है। किसकी? सोहन संस्कृति की भी इसको संज्ञा दी जाती है। ये आपका क्या है? 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व क्रूड उपकरण की प्रधानता इसमें रही थी। किसकी? क्रूड उपकरण की। जो यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्रूड उपकरण की जो प्रधानता है वो किस काल की है, तो ये निम्न पुरापाषाण काल में क्रूड उपकरण को प्रधानता दी जाती थी। और बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य एक और है कि 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रिजफुट हुए थे, एक ने मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थल में हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की थी।
तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से निकल के आता है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलता है। आगे बात करें मध्य पाषाण काल की, तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे ये है कि फलकों की अधिकता के कारण इसको फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। इसको मध्य पुरापाषाण काल को फलकों की अधिकता के कारण फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। तो प्रश्न सीधा यहीं से इस प्रकार बनता है कि फलक संस्कृति की संज्ञा किस काल को दी जाती है, तो आप कहेंगे मध्य पुरापाषाण काल को दी जाती है। अब यहाँ पे बात करें आपका उच्च पुरापाषाण काल के बारे में, तो जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है इसमें महत्वपूर्ण 3 तथ्य जो परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिलेंगे कि हड्डी से बने उपकरण जो है किस काल से संबंधित है, उच्च पुरापाषाण काल से, और यह नक्काशी एवं चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध था। उच्च पुरापाषाण काल नक्काशी और चित्रकारी के लिए भी जाना जाता है। और बात करें यहाँ से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है जो कि आपके बेलन घाटी के पास मिली है, जो कि बेलन घाटी आपके उत्तर प्रदेश में है। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, किस काल में प्राप्त हुई है, तो उच्च पुरापाषाण काल में बेलन घाटी के पास से, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षा में बार बार आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब जो प्रश्न है जैसे कि पशुपालन का प्रारंभ, ये ऐसे जो प्रश्न है वो ज्यादातर अब कम पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। अब ज्यादातर ये टॉपिक यहाँ से निकल के आते हैं कि हड्डी से निर्मित माता देवी की मूर्ति किस काल से संबंधित है, तो आप बताएंगे उच्च पुरापाषाण काल से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वन लाइनर इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ हमने लिए हैं जिससे प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलते हैं। बात करें जैसे बेलन घाटी, आपसे पूछ लेगा कहाँ है बेलन घाटी, तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पास एक महत्वपूर्ण पुरापाषाण निम्न पुरापाषाण स्थल है। तो आपसे पूछ लेगा कि बेलन घाटी क्या है, एक निम्न पुरापाषाण काल स्थल है, ये भी आप याद रखेंगे। पूछ ले कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास है। कहाँ है बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास है, और एक महत्वपूर्ण निम्न पुरापाषाण काल ये स्थल है। इस तरीके से प्रश्न परीक्षा में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे बात करें नेवासा की, नेवासा जो है ये आपका मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। कहाँ पे है नेवासा, गोदावरी नदी के तट पर। इसको मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति का प्रारूप स्थल है। तो जो आपका यहाँ से प्रश्न बनता है कि मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है उसको नेवासा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक स्थल है, प्रारूप स्थल है, जिसकी खोज एच.डी. शंकालिया ने की थी, ये आप याद रखेंगे। तो आगे बात करें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से पूछा जाता है परीक्षा में, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा वस्तु के किस काल से संबंधित है, वस्तु किस काल से संबंधित है इसका पता लगाया जाता है। कार्बन 14 के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। बात करें कार्बन 14 के बारे में, तो ये कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है, जिसको क्या है, कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, जिसको अंग्रेजी में आइसोटोप भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये सभी सजीवों वस्तुओं में विद्यमान होता है। जो कार्बन 14 है आपका, ये सभी सजीव वस्तु में विद्यमान होता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो सजीव जो वस्तु है ये कितने साल पुरानी है, किस काल की यह वस्तु है। इस प्रक्रिया से, इस विधि से यह पता लगाया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे बात करें, चलिए अब हमने बात कर ली थी पुरापाषाण काल के बारे में, अब बात करेंगे मध्य पाषाण काल के बारे में, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहां से प्रश्न आपको देखने को परीक्षा में मिलते हैं। तो बात करें पशुपालन का प्रारंभ, यहाँ पे मध्य पाषाण काल में हुआ। कहाँ पे हुआ, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं पशुपालन के। इसके पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से ये प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास इसी काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। प्रक्षेपास्त्र का मतलब जाने तो मतलब तीर कमान का विकास, जो प्रक्षेपास्त्र जो तकनीक होती है, मतलब किसी चीज को फेंकना या अपने पास से छोड़ना, उसको कहते हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो तीर कमान का विकास भी मध्य पाषाण काल में हुआ, ये आपको याद रखना है। छोटे पत्थरों से बने उपकरण को यहाँ पे प्रयोग किया जाने लगा मध्य पाषाण काल में। पुरापाषाण काल में पत्थर थोड़े बड़े होते थे, क्रोड टाइप के। यहाँ पे छोटे पत्थरों का मध्य पाषाण काल में, जो माइक्रोलिथ पत्थर हैं इंग्लिश में, उनका प्रयोग किया जाने लगा।
और बात करें यहाँ पे सराय नाहर राय एवं मदहा भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताना है कि भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो वो सराय नाहर राय और महदहा हैं। ठीक है, महदहा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। ये भी आप याद रखेंगे, जो मानवीय आक्रमण और युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य भी आपका सराय नाहर राय से प्राप्त होता है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे नवपाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में बनते हैं, कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ नवपाषाण काल में। ये कहाँ पे पहला साक्ष्य कहाँ मिला, प्रारंभिक साक्ष्य, तो भारत में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्रारंभिक साक्ष्य मिला है कृषि का। भारत के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। और बात करें यहाँ पे जो नवपाषाण काल के लोग जो होते थे वो ग्राम समुदाय में रहने लगे थे। यहाँ पे ग्राम समुदाय का विकास हो गया था। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे नवपाषाण कालीन स्थल जो हैं जिनसे प्रश्न परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं, ज्यादातर बात करें दोस्तों तो यहीं से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। नवपाषाण काल से जो संबंधित है स्थल, ज्यादातर प्रश्न नवपाषाण काल से पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। पहला क्या है आपका बुर्ज होम, जो कि आपका कश्मीर में है। बुर्ज होम 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने इसकी खोज की। यहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में बना है यहाँ से कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बुर्ज होम आपके कश्मीर से हुए हैं। पूछ लेगा कि बुर्ज होम कहाँ है, तो कश्मीर में है, ये बता देंगे। खोज किसने की, तो 1935 में डी टेरा व पीटरसन ने की, ये आप बता देंगे। तो तीन प्रकार से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करें यहाँ पे गुप्त कराल। गुप्त कराल क्या है, इसका अर्थ पूछ लेगा। गुप्त कराल का मतलब क्या है, तो कुम्हार की गुफा इसे बोलते हैं, कुम्हार की गुफा, जो कि कश्मीर में है। इसमें ये कहा कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। पत्थर एवं हड्डी से निर्मित औजार यहाँ मिले हैं। हड्डी से निर्मित सुई यहाँ पे मिली है गुप्त कराल में, हड्डी से निर्मित सुई। और बात करें गेहूं जौ मटर मसूर आदि के दाने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें चिरांद आपका कहाँ है, चिरांद, तो चिरांद आपका बिहार में है, याद रखना है। जो नवपाषाण कालीन स्थल चिरांद है ये आपका बिहार में है। बात करें दाऊजली, दाऊजली की यदि हम बात करें, दाऊजली स्थल ये आपका असम में है। यहाँ पे कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। सारुताऊ ये भी आपका असम में है। दाऊजली और सारुताऊ, दाऊजली और सारुताऊ ये आपके असम में है। महदहा, अब यहाँ पे ये तीन है, महदहा, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, ये कहाँ है आपके उत्तर प्रदेश राज्य में है। ये स्थल पूछ लेते हैं प्रश्न कि कोल्डी हवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। चौपानी मांडो कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में। और महदहा स्थल कहाँ है, उत्तर प्रदेश राज्य में है आपका, याद रखेंगे। तो महदहा से गोलाकार झोंपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। और कोल्डी हवा वेरी वेरी इंपोर्टेंट, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोल्डी हवा से। और बात करें मधुमक्खी के छत्ते के जैसी झोंपड़ियां जो मिली हैं वो कहाँ मिली हैं, चौपानी मांडो में मिली हैं। वो कहाँ मिली हैं, चौपानी मांडो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मेहरगढ़ की यदि हम बात करें, मेहरगढ़ की यदि हम बात करें तो ये आपका कहाँ पे है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ से कच्ची ईंटों के आयताकार मकान एवं प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। बात करें संगनकल्लू और पीकली हल, जो संगनकल्लू और पीकली हल हैं ये आपके कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है दोनों, संगनकल्लू और पीकली हल। यहाँ से राख के टीले या राख के ढेर व निवास स्थल मिले हैं संगनकल्लू और पीकली हल से। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों तक। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही हम नई नई वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों वैसे हम आपको बता दें, हम स्पेशली अभी फिलहाल जो तैयारी करा रहे हैं वो यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाती है प्रीलिम्स में 60 नंबर की, उसकी तैयारी करा रहे हैं। आपको उसकी जो क्लासेज यदि देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाएं, सामान्य हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको सभी क्लासेस उसकी मिल जाएंगी। और एक सीरीज भी हम चला रहे हैं, जीएस रैपिड फायर सीरीज, जिसमें हमने ईवीएस और साइंस की कुछ क्लासेस की हैं, उनको भी आप देख सकते हैं दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों, अब हम को विदा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।